नमस्कार। कथा मंथन में मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र की एक छोटी कहानी विध्वंस। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है, जहाँ एक विधवा वृद्धा संतानहीन गौड़िन रहती है, जिसका भुनगी नाम था। उसके पास एक धूर भी जमीन ना थी और ना ही रहने को घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबेना या सत्तू पर तो निर्वाह करते ही थे, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भुनगिया पीसकर खा लेती, भाड़ ही की झोंपड़ी के कोने में पड़ी रहती और प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथा अनुसार भाड़ न चलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पांडे की धाने बुनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सो जाना पड़ता था। पंडित जी उससे बेगार में दाने ही ना भुनवाते थे, उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का पूरा अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूखी लेते थे। उसकी धारणा यह थी कि जब खाने ही को दिया गया तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूखा बांधे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं, केवल अपने हित की चिंता है। और पंडित जी को भी इसकी चिंता ना थी, क्योंकि एक तो भुनगी दो एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती, और यदि देवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गौड़ बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी का यही क्या कम कृपा थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया जाता है और दान भी दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश ना था। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी वह झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुंचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दे। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर था। सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भुनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी मिल भी जाते तो एक अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आता, और देव से इतना भी न देखा गया कि यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेत में भाड़ भी जलाना पड़ेगा और खाने को भी कुछ न मिलेगा। एक नैराश्य भाव से दोनों टोकरे उसने ले ली। चपरासी ने डांट कर कहा, देर ना लगे, नहीं तो तुम जानती हो। भुनगी, यहाँ बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेकर जाना, किसी दूसरे के दाने छू तो बताना। चपरासी, बैठे रहने की हमें छुट्टी नहीं, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भुन जाए। चपरासी तो यह ताकीद करके चलते बने और भुनगी अनाज भुनने लगी, लेकिन मन भर अनाज भुनना कोई हंसी तो थी नहीं। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी ना हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे, आते ही गालियां देंगे और मारेंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती, बालू नांद में छोड़ती जाती, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में नहीं आता था क्या करे। ना भूनते बनता था और ना छोड़ते बनता। सोचने लगी कि कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पहुंच देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो तब खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए ना कि उनकी 4 अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं, लेकिन बकरियां उजाड़ पड़ी हुई हैं। यहाँ तो केसर नहीं उपजती, फिर मुझी पर क्यों आठों पैर धौंस? कोई बात नहीं। और यह धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक देंगे, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर कोई होता तो क्या ये मुझे बेचारे सुननी पड़ती? वह इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए? भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो? चपरासी, सारा दिन बीत गया, तुमसे इतना अनाज ना भुना गया? यह तो दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है? यह तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। और परिणाम भी वही हुआ। उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और अभागिनी विधवा निरावलंब हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा ना रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर को दाना ही मयस्सर ना होता। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए।
लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। वह अपना रौब न घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभ चिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने आदिन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय में वह इसे कैसे त्याग देती, यह कल्पना ही उसे संकटमय जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातः काल था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। नजराने में, डांड बांध में, रसूम में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते। बुढ़िया के भाड़ की और ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनः उद्धार हो रहा था और बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लौंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय होते ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना तो क्रोधित नहीं रह सकता, यह उसका ध्यान भी न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हाँ हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफेद की। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से? भुनगी ने हक्का बक्का कर देखा कि सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ। मैं अभी से फिर खुदवा डालूंगा। यह कहकर उसने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नांद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उसे क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले के लिए तो कहती हूँ, दीन की हाय मत लो, मेरा रोआ दुखी मत करो। उदयभान, अब तो यहाँ फिर भाड़ ना बनाएगी। भाड़ ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? मैंने तेरे पेट का ठेका नहीं ले रखा। टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने को कहाँ जाऊं? गांव में रहोगी तो टहल तो करनी ही पड़ेगी। भुनगी, टहल तो तभी करूंगी ना जब भाड़ बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदयभान, तो छोड़कर निकल जा। क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने में असामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़े में बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे सास ससुर, उनके बाप दादा इसी झोपड़े में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और उससे कोई नहीं ले जा सकता। उदयभान, अच्छा तो अब कानून भी बिगड़ने लगी। हाथ पैर जोड़ती पड़ती तो मैं रहने भी दे देता, लेकिन अब तो तुझे निकाल कर ही दम लूंगा। और चपरासियों से बोले, अभी जाकर इसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखे कैसे भाड़ बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश में बातें करने लगी। उसकी लपेटें किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपनी भाड़ के पास उदासीन भाव से खड़ी एक लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह वेग में आकर उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत ना पड़ी कि आग के मुंह में जाए, और क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। और उसी दम पवन भी वेग से चलने लगा। ऊर्ध्वगामी लपेटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थी। वह सब उन्मत्त ज्वालाओं का ग्रास बन गई। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी की छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच झकोरे खा रही हो, अग्नि सागर में विलीन हो गया। और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावशेष से प्रस्फुटित होने लगी, भुनगी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणाकारी था। तो यह कहानी थी विध्वंस, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद।